और चलिए यहाँ से सीधे आपको लिए चलते हैं चरखी दादरी, जहां पर पूर्व सीएम मनोहर लाल सभा को कर रहे हैं संबोधित। क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं। मान्यवर चौधरी धर्मवीर सिंह जी हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री और कोई छोटे मोटे कैबिनेट मंत्री नहीं है। जैसे चौधरी धर्मवीर जी ने कहा, पिछली बार खुद मेरे पास वित्त मंत्री का काम था और जब नई सरकार के नाते अब दोबारा से रचना हुई तो भाई इस खजाने की चाबी हमने अपने जेपी दलाल जी को दे दी है। ऐसे हमारे वित्त मंत्री जेपी दलाल जी कोसली से हमारे विधायक हैं, श्री लक्ष्मण यादव जी, जिलाध्यक्ष बहन किरण कलकल जी, बहन बबीता फोगाट जी और हमारे पूर्व मंत्री, जिनके आयोजन में ये कहना चाहिए आज की इतनी बड़ी सभा यहाँ एकत्र हुई है। बहुत साफ दिल के आदमी चौधरी सतपाल सांगवान जी, साफ दिल के तो इतने हैं, मंच पर खड़े होकर मान रहे हैं कि भाई पिछली बार मैंने के करा और इब के करना है। इससे सफाई का काम सतपाल सांगवान जी कर सकते और कोई नहीं कर सकते। सतपाल जी सांगवान जब भाषण कर रहे थे तो मुझे जिस दिन चुनाव की घोषणा हुई और देश के जो चुनाव अधिकारी घोषणा कर रहे थे, उन्होंने एक शेर बोला था, वो मुझे याद आ गया। वो कह रहे थे ये पॉलिटिकल पार्टियों के कारण से हमको बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि आखिर उनको पॉलिटिकल पार्टियों से डील करना पड़ता है। सबके सब चुनाव के लिए आगे बढ़ते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो कहते हैं खूब लड़ते हैं, आपस में एक दूसरे के खिलाफ खूब बोलते हैं। तो अपने मन की पीड़ा उन्होंने व्यक्त की उस शेर में। उन्होंने कहा पार्टियों को कि खूब लड़ो, जी भर के लड़ो, पर इतनी गुंजाइश रख लेना अगर दोबारा कभी मिलने का अवसर आ जाए तो आंखों में शर्मिंदगी ना उठानी पड़े, आपस में मिल भी सकना। तो इस जिले के सारे राजनीतिक दल इस मर्यादा का पालन करते हैं। आज से नहीं करते, पुराने समय से करते आ रहे हैं, इन्होंने कई गिना लिए। तो भाई ये बहुत बड़े दिल के आदमी होते हैं जो इस प्रकार की गुंजाइश रख के चलते हैं। आज एक मंच पर आए हैं और जो एक मंच पर आते हैं उनके बारे में मेरा पूरा विश्वास है, क्योंकि हम भी जब एक मंच पर लाओ है ना, पहले सोच समझ के ठोक बजा के देखते हैं कि इनके दिल मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे। जब दिल मिलने की बात होती है तब एक दूसरे से वरमाला पहनवाते हैं, भैया वरमाला पहन लो, कोई बात नहीं। तो हमारे ये जो चौधरी सतपाल सांगवान जी का बड़ा दिल है। हमारे पूर्व विधायक बाड़ा से और किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भाई सुपेंद्र मांडी जी और इस नगर के चेयरमैन, नाम तो इनका बाद में है लेकिन मैं सैनी पहले कह देता हूं, बख्शीराम सैनी। कई सैनी अभी मित्र मिलने आए, मैंने कहा आजकल ये सबसे ज्यादा कूद रहे हैं। पता ना क्यों कूद रहे हैं? अरे मेरा पेट है कि नहीं? पेट है ना, थोड़ा सा मैंने भी सहारा ला दिया था उसमें, सैनियों कूद जाओ। सतेंद्र परमार है और हमारे रामकिशोर वर्मा, दोनों पूर्व में जिलाध्यक्ष रहे हैं। उमेद पातुवास जिन्होंने अभी पार्टी ज्वाइन की है, बाडावास के हमारे बहुत सिपाही सैनिक आदमी हैं। संजय छपारिया, बहन सुनीता दांगी, महेश चौहान जी और मंच संचालन कर रहे हैं संदीप जोशी जी। अब संदीप जोशी जी को तो मैं बहुत बचपन से जानता हूं। आप लोगों को जानकारी होगी कि जब मैं बीजेपी में आया उस समय हमारे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्री रमेश जोशी होते थे, एडवोकेट बहुत मशहूर, और वो चरखी दादरी के रहने वाले थे। तो मैंने रमेश जोशी के साथ रह करके जब काम किया उस समय संदीप जोशी बहुत कर्मठ कार्यकर्ता हमारे ये रहे। मित्रों, मैं नाम तो और भी बहुतों के ले सकता हूं लेकिन टाइम की कमी है। आगे रैली कैरू में भी है इसी प्रकार की चुनावी सभा है ये, और इस चुनावी सभा के बीच में आपके बीच में आया हूं। और वैसे तो आना पहले भी कई बार हुआ है, मुख्यमंत्री के नाते भी आया हूं, लेकिन कुल मिलाकर उस समय कभी आता था तो कोई ना कोई घोषणा करके जाता था कि ये प्रोजेक्ट बनेगा, ये आपकी डिमांड पूरी कर दी, ये यहाँ पर उद्घाटन होगा, ये शिलान्यास होगा। लेकिन आज चूंकि आचार संहिता, वो सब तो करने नहीं आया हूं। पहले मैं कुछ देने के लिए आता था, लेकिन आज मैं देने के लिए नहीं, कुछ मांगने के लिए आया हूं। आज मैं कुछ मांगने के लिए आया हूं। और आप समझते हैं चुनावी सभा में क्या मांगा जाता है? क्या मांगा जाता है?
वोट मांगा जाता है। और वोट मांगने के भी कुछ कारण होते हैं। हम जनता से वोट तभी मांगते हैं जब उसके हकदार होते हैं, और हम देते भी उसी को हैं जो जनता में हकदार होता है। हमने पिछले 10 साल में, चाहे केंद्र में मोदी जी हो, चाहे सेंटर में आपकी अपनी सरकार हो, हकदार को सब कुछ दिया है, और जो हकदार नहीं है उसको नहीं दिया है। ये एक न्याय है, ये एक फैसला है, भगवान का, कुदरत का फैसला है कि जिसका अधिकार है उसको मिलना चाहिए। आपको अगर लगता है कि आपके वोट का अधिकारी भारतीय जनता पार्टी है, नरेंद्र मोदी हैं, और इस लोकसभा में धर्मवीर जी हैं, तो निश्चित रूप से आप उनको वोट देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इसलिए मित्रों, आज कुछ मांगने के लिए आपके पास आया हूं। इस 10 साल में बहुत कुछ बदला है देश में। मोदी जी ने वो काम कर दिए 10 साल में, मैं गिनाऊंगा नहीं क्योंकि मेरे से पहले धर्मवीर जी ने सब गिना दिए, लेकिन इतने सारे कर दिए जो कांग्रेस 50-60 साल के राज में नहीं कर सकी, इतने कर दिए। और उसी के कारण, एक वही कारण है, बल्कि मैं 2 कारण कह सकता हूं कि कांग्रेस बौखला रही है। कांग्रेस की बौखलाहट के 2 कारण हैं। एक कारण, आखिर सब सर्वे उनके पास भी आते हैं, मीडिया के लोग भी जाते हैं, जनता में भी सब लोग रहते हैं, उनको हार का डर सता रहा है। हार का डर सता रहा, उनको लगता है कहीं ऐसा ना हो पिछली बार जितने सीटें थी उतने भी आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, उससे कहीं कम ना हो जाए। कांग्रेस खत्म हो रही है। राहुल गांधी कहते हैं मैं महात्मा गांधी का अनुयायी हूं। मैं कहता हूं महात्मा गांधी की अनुयायी तो आप हैं, लेकिन उन्होंने जो काम किए आप उसका पासंग भी नहीं है। पासंग समझते हैं ना, उसका पासंग भी नहीं है। हाँ, एक बात जरूर आप महात्मा गांधी की कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने 1947 में यह कह दिया था कि देखो कांग्रेस ने देश की आजादी में बहुत काम किया, आजादी मिल गई, अब कांग्रेस का काम खत्म हो गया है। मेरी बात मानो तो कांग्रेस को भंग कर दो, लोग अपने आप नई पार्टियां बना लेंगे और राजकाज में जिसने शामिल होना होगा हो जाएंगे। लेकिन उस समय का जो नेहरू जी जैसे आदमी, उन्होंने कहा ना जी ना, हम तो अब अगर आजादी आई है तो राज अब हम ही करेंगे, दूसरा कोई क्यों करेगा। तो बिना किसी चुनाव के पहली सरकार और नेहरू जी के नेतृत्व में बन गई। उन्होंने गांधी जी की बात उस समय नहीं मानी, लेकिन आज मैं इस बात का श्रेय राहुल गांधी को देता हूं कि जिसने वास्तव में कांग्रेस को खत्म करने का बीड़ा उठा लिया है, और गांधी जी के सपनों पर ही पूरा उतरेंगे, मित्रों। जब ये बात आती है कि आप भारतीय जनता पार्टी में अगर 400 सीटें आती तो श्रेय किसको देंगे, मैंने कहा पहला श्रेय देश के प्रधानमंत्री को जाएगा, नरेंद्र मोदी जी को। और मैं मजाक में साथ में जोड़ता हूं, अगर दूसरा श्रेय मुझे कुछ देना पड़े किसी को, तो दूसरा श्रेय राहुल गांधी को देता हूं। राहुल गांधी भी जब तक इस पार्टी में इस प्रकार से लीडर के रूप में बढ़ते रहेंगे, तब तक भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती रहेगी, कांग्रेस खत्म होती रहेगी। क्योंकि राहुल गांधी हमारे देश की संस्कृति में पला हुआ नहीं है, विदेशी संस्कारों का पला व्यक्ति, और पढ़ाई में भी बहुत कमजोर है। मैं उसका एक उदाहरण दूंगा आगे चल के। उसको ये नहीं पता कि बुजुर्गों की या बड़ों की मान सम्मान कैसे किया जाता है। प्रधानमंत्री को भी तू करके बोलता हो कि ये कहीं जाता है तो ये ऐसा बोलता है, ये कहीं जाता है तो ऐसा बोलता है, जैसे बच्चों के बारे में बोला जाता है। अरे तुम्हारे से तो उम्र में भी 25 साल बड़े हैं, तुम्हारे तो बाप अगर जिंदा होते उसके बराबर के वो हैं। तो इतने संस्कार उनको नहीं मिले, क्योंकि ये अंग्रेजी संस्कृति में ना आप और तू, इन दोनों का शब्द एक ही होता है, यू। वो आपको भी यू कहते हैं, तू को भी यू कहते हैं। ये संस्कृति कांग्रेस, यानी कांग्रेस की संस्कृति विदेशी संस्कृति, इसमें कोई बड़ी हैरानी की बात नहीं है। तो मित्रों, 10 सालों की परेशानी, एक तो हार का डर सता रहा है, और दूसरा परेशानी है कि मोदी जी ने आने वाले 10 साल में इतने काम कर दिए कि जो 55 साल 60 साल वो नहीं कर सके, ये भी उनके मन में ग्लानि है। उन्होंने देश के अंदर इतनी समस्याएं पैदा की, और उन समस्याओं का एक एक करके खुलासा अगर मैं करता हूं तो उन्होंने 10 साल के अंदर कांग्रेस में धारा 377 दी, इमरजेंसी दी, रामलला को टेंट में बैठा के रखा, बहुत तरह के घोटाले दिए, बहुत तरह के भ्रष्टाचार किए। और मोदी जी ने आने के बाद इन सब चीजों का समाधान निकाला।
370 का समाधान निकाला, 3 तलाक की बात उन्होंने की, भ्रष्टाचार को उन्होंने खत्म किया, नक्सलवाद को खत्म किया, आतंकवाद को खत्म किया। नॉर्थ ईस्ट के सारे प्रदेश जो इस देश से अलग होने की बात करते थे, उनको देश के साथ फिर से जोड़ा। कल एक चुटकुला आ रहा था कि एक आदमी जो है वोट डाल के बाहर निकलता है, और वोट डाल के बाहर निकलने के बाद उससे पूछ लिया किसी ने कि भाई वोट किसको डाला है। उनका देखो नाम बताना तो ठीक नहीं, लेकिन वोट मैं तो हमेशा जब देता हूं राष्ट्रवादी आदमी को देता हूं। अब साथ में कांग्रेस वाला खड़ा था कि तुम जैसा बोल रहे हो मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा चुनाव आयोग में, कि तुम आके बता नहीं सकते किसको वोट दिया, कि मैंने नाम बताया ही नहीं, कि नहीं तुमने बोला ना कि राष्ट्रवादी को देता हूं। राष्ट्रवादी कहने का मतलब तो बीजेपी को देता हूं। अब ये कांग्रेसी आदमी को पता लग गया है कि राष्ट्रवादी कहने का मतलब बीजेपी है और कोई पार्टी नहीं है। आज नॉर्थ ईस्ट के सब राज्यों में या तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं या वहां अच्छे एमएलए बना करके विपक्ष में बैठे हैं। अब अछूत नहीं है, वो देश के साथ मिलना चाहते हैं, मुख्य धारा में आना चाहते हैं। नक्सलवादी, आतंकवादी उन्होंने समर्पण कर दिया सरकारों के सामने, आर्मी के सामने, कि हम देश की मुख्य धारा में चलते हैं। मित्रों, कांग्रेस का और भारतीय जनता पार्टी का ये जो अंतर है, ये बहुत बड़ा अंतर है। अब चूंकि इस प्रकार की जब दाल उनकी गलती नहीं लग रही, तो झूठ बोलने का क्रम भी शुरू कर दिया है कांग्रेस ने, ताकि हमारे देश का भूला भाला वोटर उसमें फंस जाए। मैं 3-4 तरह के झूठ बता रहा हूं उनके। एक झूठ उन्होंने बोला कि हम आएंगे गरीबी हटा देंगे। अरे भाई, ये झूठ तो 1970 से हम सुन रहे हैं। राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी, वो भी 1970 में गरीबी हटाओ के नाम पर राज लेके गई थी। क्या 70 के बाद इतनी सरकारें आई हैं? 2014 से पहले वो भी 25 साल और राज में रहे हैं, लेकिन इन पिछले 10 साल में नीति आयोग की रिपोर्ट है, विश्व बैंक की रिपोर्ट है कि भारत के 20 करोड़ परिवार ये गरीबी रेखा से ऊपर हो गए हैं। तो इस प्रकार से ये गरीबी हटाने का काम मोदी जी ने जो काम किया है, गरीबों को घर दिए, गरीबों को रसोई गैस दे दी, गरीबों को उन्होंने राशन मुफ्त में दिया, गरीबों को उन्होंने पानी रसोई में पहुंचा दिया, बिजली के कनेक्शन दे दिए, गरीबों को, बच्चों के, उनके बुजुर्गों के, परिवार के किसी सदस्य को बीमार होता है इलाज के लिए 5 लाख रुपए का बीमा करा दिया। तो गरीबी हटाने की तो ये चीजें हैं। गरीबी हटाने के लिए उन्होंने जो दूसरा झूठ बोला कि हम हर गरीब महिला, गरीब नौजवान के खाते में 1 लाख रुपया डाल देंगे। मोदी जी कहते हैं मैं बहनों को लखपति दीदी बनाऊंगा, बहनों को ड्रोन दीदी बनाऊंगा ताकि वो कमा सके, 1 लाख रुपए उनके खाते में कमा करके पहुंचे। ये कहते हैं मुफ्त में देंगे। भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मुफ्त में दिया ठीक या कमाई करके बैंक में पैसा आए वो ठीक? बोलो, कमाई करके ठीक? जो जिनको लगता है कमाई का पैसा आए वो ठीक है, वो हाथ खड़े करो। और जिनको लगता है कि मुफ्त का पैसा आता रहे वो हाथ खड़े करो। कोई चाहता नहीं है। आज झगड़ा हो जाए किसी का तो हम सामने वाले को कई बार कह देते हैं, अरे भाई मैं अपना खाऊं, तेरे बाप का दिया नहीं खाता। ये कहते हैं ना, तो गांव की सामान्य भाषा कि मैं तेरा बाप का दिया नहीं खाऊं, अपना खाऊं। अपना पैसा हो, आदमी को स्वाभिमान होता है। तो इस प्रकार की पॉलिसी बनाते हैं। इनके झूठ के बुलंदे कि हम आएंगे, ओबीसी का आरक्षण 50% इनको ना देकर के साथ में हम मुसलमानों को जोड़ेंगे, जो हमारे धर्मवीर जी कह रहे थे। अरे ओबीसी का आरक्षण खत्म कोई नहीं कर सकता। ओबीसी का जो आरक्षण उतना जरूर मिलेगा, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। हाँ, कमजोर और कोई आदमी है, मानो ओबीसी नहीं भी है, एससी नहीं भी है, तो गरीब परिवारों के लिए मोदी जी ने 10% का आरक्षण अलग दिया कि जो आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते उन गरीब परिवारों को अलग से 10% दे दो। आज हमने भी नौकरी देते समय हमने कहा जिसके परिवार में एक भी नौकरी नहीं है 5 नंबर उसको अलग से देंगे। हमने हरियाणा में 5 नंबर अलग से दिए, अलग से। मित्रों, काम गिराने के लिए बहुत है हमारे पास। और इनके झूठ कैसे होते हैं, सामान्य आदमी को झूठ बोलने का तरीका एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा आपको। एक मोहल्ले में एक आदमी शोर यानी बहुत जोर जोर से बोल के चल रहा था, 100 रुपये में जिंदगी भर बैठ के खाओ, 100 रुपये में जिंदगी भर बैठ के खाओ। ये उसने ऊंचा हुकारा भरा। अब उसके पास लोग आने लगे। एक नौजवान पहुंचा, देखे तो सही कि 100 रुपये में जिंदगी भर का सौदा कर रहा है क्या?
तो बाहर जाके देखा, उसने अपनी पीठ पर चटाई रखी हुई थी। बोले चटाई 100 रुपए की ले लो, इस पर जिंदगी में बैठ करके मुफ्त खाओ। चटाई पर बैठ के मुफ्त खाओ, 100 रुपए में ले जाओ। उसने अपनी चटाई बेचनी थी। तो इस प्रकार के झूठ ये हमारे नेता बोलते हैं कांग्रेस के। कहते हैं हम सबको पहले 72,000 रुपए कहते हर साल देंगे, अब कहते हैं 1 लाख रुपया देंगे, ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। ये कहावत है बनो, ये कहावत के नाते बता रहा हूं कि जो चीज संभव ही नहीं है कुछ भी बोलते जाओ उसके लिए। मित्रों, केंद्र सरकार तो अपनी जगह काम कर रही है। हरियाणा सरकार की चर्चाएं हो सकता पहले वक्ताओं ने की हो, हमने 10 साल जी जान लगा के पीछे मुड़ के देखा नहीं है। दिन में 18-18 घंटे काम करके जनता की सेवा की है, और सेवा करने के पीछे भी मन की भावना। ये कभी कभी ताना मार देते थे कि मोदी को, मनोहर लाल को क्या पता, इनका तो अपना परिवार ही नहीं है। कुछ महीने तो मैंने सुना, मैंने उसके बाद कहा देखिए हरियाणा के उस दिन की जो आबादी थी वो मैं बता रहा हूं, 2,82,06,995 लोग, ये हरियाणा के, ये मेरा परिवार है, ये मेरा परिवार है। मैं परिवार के हर सदस्य की चिंता करूंगा, गरीब की पहले करूंगा। और उसके लिए हमने कई नीतियां बनाई, ट्रांसफर पॉलिसी बनाई। नौकरी भी जो है किसी के कहने पर नहीं मिलेगी। भाई बालक पढ़ा लिखा होगा, उसके पास योग्यता होगी तो उसकी नौकरी पहले मिलेगी। आज गांव-गांव में सैकड़ों बच्चे नौकरी में लगे हैं, अच्छे पढ़े लिखे लगे हैं, और इसका रोष भी किसी को नहीं है। पहले 5 लगते थे, 50 नाराज होते थे। आज अगर 50 लगते हैं, नाराज कोई नहीं होता। भाई ये बालक बड़े होशियार थे तब लगे हैं जाके। पहले नौकरी के लिए बाप को किला बेचना पड़ा करता, मां को अपने जेवर टूम बेचने पड़ा करती। अब किसी को 1 पैसा देना नहीं पड़ता है, और यही अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है हरियाणा के लोग, जिसके लिए बहुत प्रभावित हैं और बहुत वो धन्यवाद भी कर रहे हैं। मित्रों, हरियाणा के अंदर जो हमने बातें की हैं वो मैंने आपको बताई है, और उसके अंदर चाहे किसान हो उसके लिए डीबीटी पैसा सीधा भेजा है, चाहे सिंचाई का विषय हो, आगे भी उसी नाते से दक्षिण हरियाणा के सिंचाई और पानी की व्यवस्था को ठीक करने के लिए हमने सिंचाई मंत्री यहाँ के बढ़ा दिए, वित्त मंत्री यहाँ के बढ़ा दिए, पीडब्ल्यू की सड़कें इधर खूब बढ़ाने के लिए हमने सोच समझ के किया है कि जिस इलाके में जरूरत है मंत्री उस इलाके में करेंगे तो लोगों की सहूलत हो जाएगी। हमने हरियाणा के लिए बहुत काम किए। हम दादरी के लिए भी लगातार कर रहे हैं। इससे पहले 10 साल पहले जब आना शुरू करते थे तो दादरी तहसील में आते थे। आज जब मैं आया हूं तो दादरी जिले में आया हूं। मित्रों, 10 साल का बहुत बड़ा परिवर्तन है। यहां पर सेक्रेटेरिएट के लिए अलग से व्यवस्था कर दी है, यहां पर अलग से कॉलेज की व्यवस्था हो गई है, यहां पर अलग से मेडिकल कॉलेज, उसके लिए जमीन ले ली गई है। यहाँ जितने बड़े प्रोजेक्ट हैं उन सब के लिए जमीनें ले ली गई हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें 152D को आप देख लो, जो दादरी का आदमी 5-6 घंटे में चंडीगढ़ पहुंचता था, मुझे लगता है शायद 2.5-3 घंटे में पहुंचता हो, 2.5 घंटे में चंडीगढ़ पहुंचता। आप दक्षिण में कहीं भी जाना हो 1.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। तो मित्रों, विकास के नाते जो हरियाणा में ज्यादा काम हम कर सकते थे, बजट की कोई कमी नहीं है। एक ही कमी आती थी कि जितना बजट ऊपर से चलता था, नीचे कांग्रेस के टाइम पर उनके अपने लोग कहते कि 15% पहुंचता था। हमारी गारंटी है कि 100 रुपए भेजेंगे तो 100 के 100 नीचे पहुंचेंगे, बीच में कोई निकालने वाला नहीं। कांग्रेस के टाइम के जितने भी लूप होल थे, जितने इनके एजेंट थे, जितने बीच में पैसे को खाने वाले थे, वो सारे बेरोजगार हो गए। मैं उनको धौड़ कपड़िया कहता हूँ। दौड़ कपड़ियों के कपड़े निकाल के खूंटी पर टंगवा दिए, बैठे रहो भैया, अब ये धंधा नहीं चलेगा, धंधा नहीं चलेगा। हमारे अपने लोग भी कई बार नाराज होते हैं जब ये नौकरियों की बात आई, फिर हमारे अपने कैसे लगेंगे। मैंने कहा भाई अपने कौन होते हैं, जो लग जाए उनको अपने मान लो, जो नहीं लगे अपना पढ़ाई करो फिर आ जाएंगे। इसलिए अपना किसको मानना है। मेरे खून के रिश्ते का परिवार यही परिवार ऐसा नहीं है, मेरे हरियाणा का हर व्यक्ति मेरे परिवार का सदस्य है। ये परिवार की भावना सब लोग चलते हैं। और हमारे नेता, चाहे हमारे सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, चेयरमैन हैं, बाकी सब हैं, या पार्षदों को भी मैं मंच पर खड़े कर करके चुनाव में कहता था कि भाई संकल्प लो, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार से दूर दूर का रिश्ता नहीं रखेंगे। कल मुझे 40-42 सरपंच मिलने आए,
कहने लगे जी थोड़ा सरपंचों के साथ सरकार की खाई बढ़ गई है। मैंने कहा बढ़ी है कि जी जिम्मेवार कौन है? उन्होंने मुझे कहा कि मैं जिम्मेवार हूं। मैंने कहा उस हद तक मैं जिम्मेवार हूं जिस हद तक मैंने जिद पकड़ रखी है। जिद क्या पकड़ी है कि नगद पैसे निकालो, काम करा लो, मर्जी का किसी से करा लो, ये जिद नहीं चलेगी। अब आपका सारा काम जैसे बाकी लोग टेंडर कराते हैं, टेंडर पर होना हो तो मेरे पास आ जाओ, बाकी सारी बातें ठीक कर देंगे। आखिर में 1 घंटे के बाद सबने माना क्या ठीक है, बात आपकी ठीक है। हम जो ये जो आजकल ये जो ई टेंडरिंग है, बहुत समर्थक में आ गए लोग, ई टेंडरिंग बहुत बढ़िया है। आप फालतू पैसा जो हम कोटेशन से करते हैं, इससे उससे करते हैं, मनमर्जी से करते हैं, वो करना नहीं पड़ता और सरपंच रिस्क से बाहर हो गए हैं। यानी जो खतरा सरपंचों के ऊपर मंडराता रहता था, कभी भी केस बढ़ गया, कभी सस्पेंड कर दिया, अगली बार चुनाव नहीं लड़ सकते, और सरपंच भी पुराने नयों को बस्ता देने के बजाय तालाब में डाल देते थे, आग लगाते थे, सब धंधे खत्म। अब तो जो काम होना उसका हिसाब किताब अपने पास कंप्यूटर में रहेगा, आपको कोई समस्या नहीं है, आपके कहीं साइन होने नहीं। हाँ, गलत काम हो जाए उसकी पेमेंट रोक दो, काम की चेकिंग जो है सरपंच करेंगे, गांव का हर आदमी करेगा, हर आदमी करेगा। काम अच्छा साफ सुथरा चाहिए। आखिर में मान गए कि ठीक है जी, अब ई टेंडरिंग को छोड़ करके बाकी सारी समस्याएं, मैं कहा चंडीगढ़ चले जाओ, अधिकारी को फोन करता हूं, एक एक समस्या का हल करने का काम सरकार का है। 5 जून से पहले वो करेंगे, 5 जून के बाद हमारे मंत्री बैठेंगे, मुख्यमंत्री बैठेंगे, आपकी हर समस्या का हल करेंगे। मित्रों, गलत तो नहीं कहा? गलत तो नहीं कहा मैंने? नहीं ना कहा। भ्रष्टाचार रोकना नहीं रोकना, भ्रष्टाचार कोई भी करे, वो जनता का दुश्मन, प्रदेश का दुश्मन, देश का दुश्मन। पुरानी सारी चीजें निकल करके आ रही हैं, कितने कितने निकल करके आ रही हैं। लोग कहते हैं ईडी आ गई, अरे ईडी का काम है पकड़ना, सीबीआई का काम है पकड़ना। गलत कुछ मत करो, साफ रास्ते आपको पता हो तो ठीक है, नहीं पता तो हम बताएंगे, साफ सुथरे पर रास्ते पर चलो और जनता को सुख में आगे बढ़ने दो। मित्रों, इन सब बातों को लेकर के मैं तो आज इतना ही कहूंगा कि चौधरी हरविंदर सिंह जी को आप पार्लियामेंट भेजेंगे। जो इस इलाके के काम जितने भी आपको अपेक्षा है पार्लियामेंट के लेकर, विधानसभा की बात हम विधानसभा के टाइम पर करेंगे, नेता बैठे हैं सारे, उस समय ये बात अलग होगी, लेकिन आज लोकसभा के नाते चौधरी धर्मेंद्र जी पूरे आपके काम करेंगे जो केंद्र सरकार के हैं। एक बात की शायद आपको जानकारी हो गई होगी कि इनके साथ इस लिस्ट में मेरा भी नाम है करनाल से, और मुझे चुनाव के लिए प्रत्याशी बनाया गया है। तो निश्चित रूप से मुझे यही भरोसा है कि करनाल के लोग मुझे भी भेजेंगे और दोनों भाई कंधे से कंधा मिला के पार्लियामेंट में जाकर के पूरे हरियाणा की बात करने का काम हम करेंगे। आप निश्चिंत हो जाइए। 25 मई को आप लोग खुद, आपके परिवार के लोग, रिश्तेदार, काम करने वाले, सबको तैयार करिए कि अधिक से अधिक वोट ये हमारे प्रत्याशी चौधरी धर्मेंद्र जी को कमल के निशान पर बटन दबा के दिलवाएं। बहुत बड़ा एरिया है, इसमें जिले भी 3 लगते हैं, तो तीनों जिलों के लोग अपने अपनी विधानसभा के अंदर अपने अपने इलाके में खूब काम करें, और देश में कहीं भी, हरियाणा में कहीं भी कोई आपका जानकार है तो उसको कमल के निशान के अब याद कराते रहें। इतना काम करेंगे तो निश्चित रूप से अब की बार 400 पार, और हरियाणा में 10 की 10, और उस 10 में एक महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा भी उसी में आती है। तो जब ये सब पूरा पार होगा तो हम सब सीटें जीत करके 10 खिलते कमल और एक करनाल विधानसभा का कमल, जहां मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, 11 कमल खिला करके हम मोदी जी के झोले में डालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, जहां कांग्रेस को हार का डर सता रहा है। मनोहर लाल के द्वारा यह बयान, संबोधन में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी खत्म हो रही है, कांग्रेस को हार का डर सता रहा है। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार को खत्म किया। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जहां मनोहर लाल ने आगे कहा कि पीएम मोदी ने जम्मू से धारा 370 को भी खत्म किया है। कांग्रेस ने गरीबी हटाने का सिर्फ और सिर्फ दिया है नारा। तो कांग्रेस को हार का डर सता रहा, मनोहर लाल के द्वारा यह बयान आया सामने। बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी खत्म हो रही है।
तो बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की कांग्रेस को हार का डर सता रही। मनोहर लाल के द्वारा अपने संबोधन में तमाम बातें उन्होंने कही, जहां एक तरफ बीजेपी की उपलब्धियां गिनवाते नजर आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफें करते नजर आए, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि कांग्रेस ने गरीबी हटाने का सिर्फ और सिर्फ नारा दिया, कांग्रेस ने गरीबी हटाने का नारा ही दिया है, काम नहीं किया। इसी बीच उन्होंने कहा पीएम मोदी ने घर घर सिलेंडर पहुंचाया है, कांग्रेस को हार का डर सता रही। हर घर जल देने का काम भी पीएम मोदी ने किया, सिलेंडर से लेकर के जल योजना तक की बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 50-60 साल तक गरीबी हटाने का सिर्फ नारा दिया।